माफिया गैंग को एक लेटर मिलता है। उस लेटर में जोंग वॉन के बारे में जानकारी होती है कि वह बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है और कहाँ मिल सकता है। यह जानकारी उन्हें उसी कातिल ने दी होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो च्योन सुक जिस आदमी को डांट रही थी उसी ने उनकी दवा बदली थी। वर्तमान में डू डू ही और गुवॉन सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि बीच का कुछ फुटेज गायब है। इसका मतलब कोई एविडेंस हटा चुका है। अगले सीन में वेलकम पार्टी चल रही होती है। गुवॉन वहाँ डू डू ही के साथ आता है। वह अपनी पावर के लिए उसका हाथ पकड़ता है। उसी समय जिन गायंग उन्हें हाथ पकड़ते हुए देख लेती है। यह देखकर वह चुप हो जाती है। स्टाफ गुवॉन से पूछते हैं कि उसने डू डू ही का प्रपोजल क्यों ठुकराया। गुवॉन कहता है कि ऐसा नहीं है कि वह उसे पसंद नहीं करता। यह सुनकर डू डू ही के चेहरे पर बदलाव आता है, लेकिन गुवॉन आगे कहता है कि पसंद होने के बावजूद वह उससे शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर डू डू ही नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। गुवॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद दोनों अलग अलग चले जाते हैं। कुछ देर बाद गुवॉन को उसकी चिंता होती है। दूसरी तरफ डू डू ही भी अकेले होने पर असहज महसूस करती है और उसे कॉल करती है। उसी समय माफिया गुंड्स गुवॉन पर हमला कर देते हैं। गुवॉन बिना पावर के उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे घायल कर देते हैं। तभी डू डू ही वहाँ पहुँचती है और उन पर स्प्रे का इस्तेमाल करती है। इसके बाद गुवॉन उसका हाथ पकड़ता है और उसकी पावर वापस आ जाती है। वह उसे टैंगो डांस के बारे में पूछता है और दोनों उसी तरह मूव करते हैं। लड़ाई के दौरान वह अपने पावर से सभी अटैकर्स को काबू कर लेता है। इसी दौरान कातिल दूर से उनका वीडियो रिकॉर्ड करता है। लड़ाई खत्म होने के बाद गुवॉन को पार्क बोग्यू की बातें याद आती हैं कि बॉडीगार्ड को हमेशा बॉस के पास रहना चाहिए और उससे दूर नहीं जाना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, बॉस से जुड़ाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर गुवॉन उसे उसके घर छोड़ देता है। लिफ्ट में जाते समय गुवॉन अपने दिल की धड़कन महसूस करता है। दूसरी तरफ जिन का यंग प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान भटकता है। उसका हाथ घायल हो जाता है। पार्क बोग्यू उसकी मदद करता है। वह उससे पूछती है कि क्या गुवॉन और डू डू ही के बीच कुछ चल रहा है। पार्क बोग्यू कहता है कि गुवॉन का दिल बदलना आसान नहीं है। जोंगुवॉन खुद सोच में पड़ा होता है कि वह एक इंसान के लिए ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ डू डू ही भी उलझन में होती है और सोचती है कि गुवॉन उससे दूर क्यों रह रहा है। वह गुस्से में अपने दांत जोर से ब्रश करने लगती है। इसके बाद वह अपना फोन चेक करती है और तय करती है कि वह गुवॉन से जाकर बात करेगी। वह उसके ऑफिस पहुंच जाती है। उसी समय गुवॉन शावर ले रहा होता है और वह भी डू डू ही के बारे में सोच रहा होता है। वह खुद से कहता है कि उसे किसी तरह की उलझन नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद डू डू ही उसके ऑफिस के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है। उसी समय जिनगा यंग भी वहाँ मौजूद होती है और दोनों अचानक आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। दोनों अपने अपने हाथ में स्प्रे निकाल लेते हैं, जबकि जिनगा यंग के पास तलवार होती है। जिनगा यंग उसे पहचान लेती है और कहती है कि उनका बॉस रात में आता है। वह यह भी कहती है कि उसका और गुवॉन का रिश्ता खास है। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। डू डू ही अंदर जाती है और वहाँ बहुत सारी घड़ियाँ देखती है। वह सोचती है कि इतनी सारी घड़ियाँ क्यों हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्लॉक्स हैं। उसी समय उसे एक किताब दिखती है जिस पर माय डीमन लिखा होता है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऊंचाई पर रखी होती है। तभी गुवॉन वहाँ आ जाता है। वह उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है और बिना पूछे उसकी चीजें छूने से मना करता है। उसी समय डू डू ही उसकी गर्दन में क्रॉस को देखती है। डू डू ही थोड़ी असहज हो जाती है। बाहर जिनगा यंग उनकी बात सुनने की कोशिश कर रही होती है। तभी गुवॉन दरवाजा खोलता है और जिनगा यंग सामने आ जाती है। वह गुवॉन से कैजुअली बात करने लगती है और उसके सामने ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह उसके करीब हो। वह उसे कहती है कि वह ऐसे कपड़ों में बाहर न जाए। गुवॉन उसे उसकी प्रैक्टिस के बारे में कहकर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद डू डू ही उससे पूछती है कि जिनगा यंग कौन है। गुवॉन उसे अपने पर्सनल मैटर्स में दखल न देने को कहता है। यह सुनकर डू डू ही चुप हो जाती है। वह उससे पूछती है कि अगर वे दोस्त हैं तो वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। गुवॉन कहता है कि उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके लिए वह अलग तरीके से पेश आए। डू डू ही को गुवॉन की बात बुरी लगती है और वह वहाँ से चली जाती है। वह कहती है कि वह जैसा सही समझता है वैसा ही करे। दूसरी तरफ नो सेok मिन का बेटा नो डोग्योंग मिंग अपने साइकाइट्रिस्ट के पास होता है। वह कहता है कि उसके हाथ खून से सने हैं। डॉक्टर घबरा जाता है, लेकिन वह तुरंत हंसकर कहता है
कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। डॉक्टर उसके जाने के बाद उसे साइको कहता है। यह सुनकर मिंग वापस आता है और उसे बुरी तरह मारता है। डॉक्टर वहीं मर जाता है। इसके बाद मिंग और नो सेओकमिन घर पहुंचते हैं। सेओकमिन उसकी शर्ट पर खून देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वह अपने कमरे में जाता है जहां उसकी पत्नी होती है। वह एक सीन देखता है जिसमें जू चोन सूक ग्रीन हाउस में होती है। अचानक उन्हें सीने में दर्द होता है और वह दवा लेती है। दवा लेने के बाद उनकी मौत हो जाती है। सेओकमिन अपनी पत्नी से पूछता है कि मिंग के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ कातिल उस मिस्टीरियस आदमी को वीडियो और जानकारी भेजता है। वह बताता है कि गुवन के पास पावर्स हैं। यह सुनकर वह आदमी खुश होता है और कहता है कि अब मुकाबला मजेदार होगा। अगले सीन में गुवन डुडुही को ऑफिस छोड़ता है। दोनों के बीच बातचीत नहीं होती और माहौल अजीब होता है। ऑफिस में स्टाफ भी नोटिस करता है कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। जिन गायंग भी यह बात कहती है। यह सुनकर गुवन और इरिटेट हो जाता है। दूसरी तरफ डुडुही की सेक्रेटरी उसे काम के लिए बुलाती है लेकिन गुवन बार बार इग्नोर करता है। इससे वह नाराज हो जाती है। जब डुडुही बाहर आती है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। वह गुवन को डांटती है और उसे अपने पास बुलाती है। उसी समय एक डिलीवरी बॉय वहां आता है और डुडुही के पास जाता है। जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता है तभी सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। गुवन तुरंत डुडुही के पास जाता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। जब उस आदमी का हेलमेट हटाया जाता है तो वह पार्क बोक्यू निकलता है। वह गुवन से मिलने आया था लेकिन गुवन उस पर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसके कारण वह परेशान है। वह कहता है कि जब भी वह डुडुही के पास जाता है उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसी समय डुडुही और उसकी सेक्रेटरी वहां आती है और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगती है। पार्क बोग्यू और नाराज हो जाता है क्योंकि उसका नाम गलत लिया गया था। गुवन उसे वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वह कातिल भेष बदलकर अपनी योजना आगे बढ़ा रहा होता है। भेष बदलकर आया हुआ कातिल ऑफिस पहुंच जाता है और उसकी नजर सिर्फ डुडुही और जोंगू वॉन पर होती है। अगले सीन में मीटिंग चल रही होती है जहां सभी शेयर होल्डर्स मिलकर नो सेओकमिन को प्रेसिडेंट बना देते हैं। हालांकि यह फैसला मजबूरी में लिया जाता है। असल में कंडीशन ये होती है कि डुडुही जब तक 1 साल के अंदर शादी नहीं करती तब तक वह प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। मीटिंग खत्म होने के बाद नो सुअन फिर से डुडुही को ताना देती है लेकिन इस बार जू सेओक-हून उसका सपोर्ट करता है। यह बात नो सुअन को पसंद नहीं आती और वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गुवन बाहर खड़ा होता है। नो सुअन उसके पास जाती है और उसे अपना कार्ड देती है। वह कहती है कि वह उसे एक्टर बना सकती है लेकिन गुवन मना कर देता है। इसके बाद वह डुडुही और सेओक-हून को लेकर निकलता है। सेओक-हून गुवन को धन्यवाद कहता है कि उसने डुडुही की मदद की। वह उसे अपनी बेटी भी कहता है। यह सुनकर गुवन को अजीब लगता है। इसके बाद सेओक-हून डुडुही को कंपनी के एक बड़े स्कैम के बारे में बताता है। गुवन बाहर इंतजार करता रहता है। अगले सीन में डुडुही और गुवन इंस्पेक्टर से मिलते हैं। वे कातिल का स्केच दिखाते हैं लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिलता क्योंकि कातिल हमेशा मास्क पहनता है। बाहर आकर डुडुही कहती है कि अब उसे खुद मैदान में उतरना होगा। गुवन उसे रोकता है क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है लेकिन डुडुही कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वह अपने ब्लाइंड डेट से मिलने जाती है जिसे मैडम जू ने चुना था। वह एक प्रोसिक्यूटर होता है। वह डुडुही से बात करता है और उसके साथ कैजुअली बिहेव करता है। गुवन यह सब देखकर चुप रहता है। प्रोसिक्यूटर लगातार बातें करता है और खाना भी ऑर्डर करता है। डुडुही मजबूरी में सामान्य व्यवहार करती है। गुवन यह सब देखकर परेशान हो जाता है। आखिर में गुवन उसका हाथ पकड़ता है और अपनी पावर इस्तेमाल करता है जिससे खाना अचानक हिलने लगता है और स्थिति बिगड़ जाती है। यह देखकर प्रोसिक्यूटर नाराज हो जाता है। तभी डुडुही कहती है कि वे उसी दिन शादी रजिस्टर करेंगे। यह सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वे कार में होते हैं। गुवन उससे पूछता है कि उसे इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है। डुडुही कहती है कि यह उसकी पर्सनल लाइफ है और वह खुद फैसला ले सकती है। जोंग गुवन रास्ते में गाड़ी रोकता है और डुडुही का हाथ पकड़कर कहता है कि जैसे ही कातिल मिल जाएगा उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। डुडुही इस बात से सहमत होती है। इसके बाद गुवन उसे माफिया गैंग के पास ले जाता है। वहाँ सभी लोग नशे में होते हैं और गुवन को देखकर घबरा जाते हैं। गुवन उन्हें कातिल का स्केच दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। माफिया गुस्से में चीजें फेंकते हैं लेकिन गुवन बच जाता है। वह डुडुही का हाथ पकड़कर अपनी पावर इस्तेमाल करता है। डर के कारण माफिया कुछ जानकारी देने को
तैयार हो जाते हैं। गुवॉन गुस्से में उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन डूडूही उसे रोक देती है। इसके बाद गुवॉन कहता है कि डूडूही के आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है। यह सुनकर डूडूही वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। दोनों अलग हो जाते हैं। डूडूही अपने अपार्टमेंट पहुँचती है। वहीं कातिल पहले से मौजूद होता है। कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह देखने जाती है। तभी कातिल उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह उसे टेरेस से लटका देता है। होश आने पर डूडूही उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। वह अपने फोन से इमरजेंसी सिग्नल भेजती है। यह सिग्नल गुवॉन तक पहुंचता है। गुवॉन तुरंत वहां पहुंचने के लिए निकलता है। कातिल पहले ही लिफ्ट खराब कर चुका होता है। गुवॉन सीढ़ियों से ऊपर जाता है। जब डूडूही गिरने वाली होती है तभी गुवॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी समय कातिल हमला करता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। गुवॉन पावर इस्तेमाल करके उन्हें सेफ जगह पर ले आता है। डूडूही डर जाती है और गुवॉन को पकड़ लेती है। अगले सीन में सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है। उससे पता चलता है कि कातिल बार बार मास्क बदलता है। डूडूही बालकनी में बैठी होती है और परेशान होती है। जो सेओखून वहां आता है और उसे संभालता है। वह उसे शादी करने की सलाह देता है। उसी समय गुवॉन भी वहां आता है और डूडूही को शादी के लिए प्रपोज करता है। यह सुनकर डूडूही चुप हो जाती है। अगले सीन में डूडूही ऑफिस में बैठी होती है और सोचती है कि उसे किसे चुनना चाहिए। दूसरी तरफ गुवॉन बाहर से उसे देख रहा होता है। जोंगुवॉन सोच रहा होता है कि उसे डूडूही को ही चुनना चाहिए था, न कि किसी और इंसान को। इससे साफ होता है कि वह जो सेओखून से जेलस है। दूसरी तरफ पार्क बोग्यू चुपके से आता है और इस बार सावधानी रखता है। वह ग्यूवॉन के लिए खाना लेकर आता है। गुवॉन समझ जाता है कि जिन गायंग उसे देखने के लिए भेजती है। जब पार्क बोग्यू को पता चलता है कि गुवॉन ने डूडूही को प्रपोज किया है तो वह उसे छेड़ने लगता है। उसी समय सेओखून वहाँ आता है और डूडूही को फूल देता है। वह पिछले दिन के लिए माफी मांगता है। दोनों के बीच हल्की बातचीत होती है। बाहर खड़ा गुवॉन ये सब देखता है और उसे अच्छा नहीं लगता। पार्क बोग्यू भी ये नोटिस करता है और उसे चिढ़ाता है। सेओखून अपने फीलिंग्स डूडूही के सामने रखता है और कहता है कि वह उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा। वह उसे समय लेने को कहता है। दूसरी तरफ गुवॉन गुस्से में कॉफी पीता रहता है। तभी एक लड़का उसे लव टिप्स की किताब देता है। वह किताब पढ़ता है और फिर सेओखून से मिलता है। सेओखून उससे पूछता है कि उसने डूडूही को रिजेक्ट करने के बाद फिर प्रपोज क्यों किया। गुवॉन कहता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन शादी को लेकर निश्चित नहीं है। वह यह भी कहता है कि फिलहाल डूडूही की सुरक्षा जरूरी है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एक इवेंट होता है जहाँ डूडूही अपने परिवार के साथ होती है। वह वहाँ एंट्री करती है और गुवॉन भी उसके साथ होता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह अनाउंस करती है कि वह अगले दिन शादी करने वाली है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नो सेओकमिन भी यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। जाते समय डूडूही को वही कातिल दिखाई देता है जिसके गले पर निशान होता है। वह उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी ग्यूवॉन उसे संभाल लेता है। अगले सीन में शादी का दिन दिखाया जाता है। डूडूही वेडिंग ड्रेस में होती है और तैयार बैठी होती है। वह जो चॉन सुक को याद करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लो। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।